नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सावा, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 विषय राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान विषय में जो NCERT का कंटेंट आता है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, जो NCERT की 11वीं और 12वीं की किताबें हैं वो अपने इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और जो ये 4 किताबें हैं इनमें से 25 से 30 क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं। यदि इनको हम ठीक से तैयारी कर लें तो अपना जो 40% पेपर पास करने का जो क्राइटेरिया है उसको हमें आसानी से अचीव कर सकते हैं। और ये सबसे सरल टॉपिक में से शामिल है, या फिर सिलेबस का जो वो भाग है जो बहुत इजी है दोस्तों। तो इसको आप इग्नोर करके मुझे नहीं लगता स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो राजनीति विज्ञान की है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये जो चारों किताबें हैं, 11वीं में एक राजनीतिक सिद्धांत चलती है, एक भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार में चलती है, और एक चलती है समकालीन विश्व राजनीति जो कि 12वीं क्लास में चलती है, और एक स्वतंत्र भारत की राजनीति। ये 4 किताबें आपको ठीक से करनी चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये चारों किताबें हैं जिनका मेरा शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उनसे मैं रिवाइज कराने की आपको कोशिश करूंगा और आपको समझ में भी आएगी। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है, आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और पढ़ते रहें दोस्तों। अभी 3-3.5 महीने का टाइम है, इस दौरान आप बहुत बेहतर कर सकते हो। यदि अभी भी ये किताबें नहीं पढ़ी है तो अभी भी समय है। मैं अगले 1-1.5 महीने में चारों किताबें आपको करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं शीत युद्ध के दौर की। सबसे पहले बात करते हैं 1939 से लेकर 45 तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। उस टाइम एक साइड से मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे और दूसरी साइड से दूसरी शक्तियां लड़ रही थी दोस्तों। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, USSR ये देश शामिल थे। वहीं दूसरी शक्तियों में जापान, जर्मनी, इटली जैसे देश शामिल थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका और USSR विजेता के नेता के रूप में उभरे, और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में दोनों महाशक्तियों में थोड़ी सी कड़वाहट आई और दोनों ने अपने अपने खेमे बनाने शुरू कर दिए, अपने अपने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए। और जो 1950-60 के दशक में 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, थर्ड वर्ल्ड एशिया के देश थे, थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज के, उन देशों को भी अपनी चपेट में इन्होंने लेना शुरू कर दिया था। और 1945 से लेकर 1990 या 91 तक का जो दोनों महाशक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने की, सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने की, साइंस एंड तकनीक में आगे बढ़ने की, या फिर हम बात करें सैन्य प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने की, और दुनिया भर के देशों पे कंट्रोल करने की और दुनिया भर के संसाधनों पे कब्जा जमाने की जो प्रतिस्पर्धा थी, इसे ही शीत युद्ध नाम दिया गया है। इसमें किसी प्रकार का महाशक्तियों के बीच में सीधा टकराव नहीं हुआ, युद्ध नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने अपने मोहरे बनाए, उन मोहरों के माध्यम से और एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया था और एक दूसरे से आगे बढ़ के अपना वर्चस्व स्थापित करने का काम किया था। इसी टाइम को क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं दोस्तों। और शीत युद्ध 1945 से लेके 90 तक चला था। दूसरे विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप 2 महाशक्तियों का उदय हुआ। एक कौन सी थी? USA थी और एक USSR थी। और अब जब 1945 में युद्ध खत्म हो रहा था तब अमेरिका ने तो जापान का आइवो जिमा शहर था, वहां पर द्वीप पे सेनाएं थी, और अमेरिका इसकी सोवियत संघ की सेनाएं थी। राइक्सटैग बिल्डिंग जो बर्लिन जर्मनी में है, और बर्लिन का जर्मनी का जो संसद भवन है, इस बिल्डिंग पे इनकी सेनाएं थी। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व की राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जाता है। समकालीन विश्व राजनीति में 1945 से लेके अब तक वर्तमान तक की घटनाओं को हम देखते हैं, और जैसे ही शीत युद्ध का समाप्त हुआ तो उसको देखते हैं कि वहां से समकालीन जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई थी दोस्तों। अब बात करते हैं शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था। तो शीत युद्ध के दौरान एक 1962 की बात है, और जो अमेरिका है, कौन देश है? USA के पास में एक क्यूबा देश पड़ता है दोस्तों। कौन सा देश है? क्यूबा। और क्यूबा का जो नेता था वो फिदेल कास्त्रो था। कौन था? फिदेल कास्त्रो थे। ये फिदेल कास्त्रो किसके समर्थक थे? USSR के समर्थक थे, समाजवादी नेता थे। अभी इनके समर्थन से वहां समाजवाद चल रही थी। अब अमेरिका के पास में क्यूबा के समर्थन से USSR की सेना पहुंच जाए तो ये तो बहुत है, अमेरिका के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो यहाँ पर जो USSR के नेता थे निकिता क्रुश्चेव, कौन थे दोस्तों? निकिता क्रुश्चेव ने क्या किया? वहां पर USSR की मिसाइलें तैनात कर दी, और जब 3 हफ्ते बाद अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका को पता चला तो अमेरिका ने इसका विरोध जताया। और अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम जॉन एफ कैनेडी।
केनेडी महोदय ने कहा कि अमेरिकी जो जंगी भेड़े हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए, और इन दोनों के बीच में थोड़े से वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चले, लेकिन फाइनली दुनिया को ऐसे लगा उस टाइम कि अब थर्ड वर्ल्ड वार होके रहेगा, दोनों महाशक्तियाँ आपस में टकराएगी और दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध झेलना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा पहले विश्व युद्ध से घातक था सेकेंड वर्ल्ड वार, जहाँ पर पहले विश्व युद्ध ने 80 लाख लोगों को मारा, वहीं सेकेंड वर्ल्ड वार ने लगभग डायरेक्टली 2 करोड़ लोगों को मार दिया। और अब दुनिया को पता चला कि ऐसी सिचुएशन में, ये जो ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार है, और ऐसी सिचुएशन में तीसरा विश्व युद्ध होके रहेगा और इतनी भयंकर तबाही मचेगी हम सोच नहीं सकते हैं। तो इस वजह से दुनिया ने ऐसे माना, लेकिन इन दोनों नेताओं ने भी अपने दिमाग से काम लिया और फाइनली अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का कहना मानकर यूएसएसआर ने क्या कर ली, अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ कर ली। तब दुनिया ने राहत की सांस ली, अर्थात उस पॉइंट को बोलते हैं हम क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा जो कि एक साम्यवाद देश है, वहां पर इसने यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल रख दी थी। अब दोस्तों उसके बाद में अब ये क्यूबा मिसाइल संकट है, इसके बारे में हम क्या देखते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में यूएसएसआर द्वारा क्यूबा में परमाणु मिसाइलें भी तैनात कर दी गई। यूएसएसआर के नेता कौन थे उस टाइम, निकिता क्रुश्चेव थे। अमेरिका कौन थे, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी थे। कैनेडी ने आदेश दिया जंगी भेड़ों आगे बढ़ाया जाए, और क्या हुआ, शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं शीत युद्ध क्या है। मैंने आपको बता दिया, सेकेंड वर्ल्ड वार 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1939 से 45 के बाद मित्र शक्तियां कौन सी थी, यूएसए थी, यूएसएसआर था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, और इसके अगेंस्ट कौन थी, धुरी राष्ट्रों में कौन था, जर्मनी था, इटली था, जापान था। ये सारे राष्ट्र धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वार का विस्तार कहाँ हो गया था, इसमें यूरोप भी आ गया था, पूर्वी एशिया भी आ गया था, और यूरोप आ गया था, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया आ गया, चीन आ गया था, बर्मा आ गया था, पूर्वोत्तर भारत भी आ गया था। आपको पता है जापान की सेना जो अपने बर्मा, म्यांमार, नागालैंड तक आ गई थी, तो यहाँ पर पूरा, और भारत भी उसमें शामिल था, क्योंकि भारत पे अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज डायरेक्टली किसके साथ थे, मित्र राष्ट्रों के साथ थे, तो भारत भी इस युद्ध में अछूता रहा नहीं। तो ये सारी चीजें थी। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से ज्यादा भयानक था। जैसा कि मैंने आपको बताया है, प्रथम विश्व युद्ध में मात्र 80 लाख लोग मारे गए थे, वहीं ये 2 करोड़ लोगों को डायरेक्ट मार गया। ठीक है, इसके अलावा बहुत अरबों रुपए की जो हानि हुई थी वो बहुत एक अलग चीज़ है, और इससे बहुत दिव्यांग अपंग लोग आज भी जापान का जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर है, वहाँ पर आज भी दोस्तों क्या है, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो आज भी दिव्यांग बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो युद्ध का प्रकोप भयानक था दोस्तों। ठीक है, हाँ, अमेरिका ने क्या किया, जापान पर अगस्त 1945 में परमाणु बम गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी। कहाँ पर, हिरोशिमा, नागासाकी। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे लिटिल बॉय नामक क्या गिराया था, यहाँ पर एक परमाणु बम गिराया था जो 15 किलो टन का था। उसके बाद में नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फेटमैन नाम का परमाणु बम गिराया, जो कि 21 किलो टन का था दोस्तों। अब देखो आप याद करोगे, हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 लिटिल बॉय, नागासाकी 9 अगस्त 1945 को फेटमैन जो 21 किलो टन। नागा से 9 अगस्त ध्यान रखना, नए से 9 अगस्त, हिरोशिमा 6 अगस्त था, लिटिल बॉय, फेटमैन दोस्तों। अब कई बार ऐसा बोलते हैं कि ये परमाणु बम गिराते ही क्या हो गया, जापान ने घुटने टेक दिए और इसका सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हो गया। लेकिन हकीकत तो ये थी कि जापान तो आत्मसमर्पण करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था, जापान ने तो घुटने पहले ही टेक दिए थे। तो अब फिर बात आती है, तो फिर अमेरिका ने यहाँ पर परमाणु बम क्यों गिराए दोस्तों। अमेरिका की हमेशा ये नीति रही है कि सुपर पावर कौन, अमेरिका दुनिया को दिखाएगा कि हम ये कर देंगे। तो जापान जरूर घुटने टेक चुका था, लेकिन अमेरिका को दुनिया को दिखाना था कि हमारे पास परमाणु बम है, हम अमेरिका को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होना था। वहीं कुछ लोगों का ये भी, कुछ समर्थक ये भी मानते हैं कि यहाँ पर परमाणु बम गिराना जरूरी था ताकि युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए और जो जनहानि हो रही है इसको रोका जाए। लेकिन जनहानि तो इससे बड़ी है। यहाँ पर उस टाइम लगभग 1 लाख लोग मारे गए हैं और उनका जो परिणाम है आज तक अपने सामने, वो 50, 60, 70 साल बाद में भी आज वही हालत हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इन परमाणु बमों के से विश्व युद्ध का अंत हुआ। जब अमेरिका ये जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, तो फिर परमाणु बम गिराए क्यों, ऐसी चर्चा भी चलती है। तो वहां पर आलोचक क्या कहते हैं, आलोचक ये कहते हैं दोस्तों, अमेरिका का उद्देश्य यूएसएसआर को
एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। क्या बोलते हैं कि एक सेकंड, हाँ, अमेरिका का उद्देश्य यूएसआर को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। वहीं समर्थक ये कहते हैं युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करना था। अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है अमेरिका हमेशा एक लोनली पावर या सुपर पावर वाला बिहेव करता है, इस वजह से सारी चीजें की। अब क्या हुआ, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में क्या हुआ, दो महाशक्तियों का उदय हो गया, एक यूएसएसआर थी, एक यूएसएसआर थी दोस्तों। अब उसके बाद में महाशक्तियों का उदय हुआ, इसके साथ साथ इन दोनों ने 1945 में किसने बना लिया था, यूएसए ने परमाणु बम बना लिया था, और 1948 में यूएसएसआर ने परमाणु बम बना लिया था। और ये जो परमाणु बम बनाने की होड़ थी, इसका उद्देश्य ये था कि नियंत्रण और संतुलन, अपरोध का सिद्धांत, कि मेरे पास इतने हथियार तो रहेंगे, यदि सामने वाला विपक्षी दल है ये मुझ पे आक्रमण कर देगा, देश आक्रमण कर देगा, उसके बावजूद मेरे पास इतने हथियार बच जाएंगे कि मैं सामने वाले को भी क्या कर दूं, नष्ट कर सकूं। यही परमाणु हथियार का सिस्टम है। भाई भारत ने परमाणु बम बनाए, तुरंत पाकिस्तान ने भी बना लिए, या फिर दुनिया के जितने भी देशों के पास है। एक यहाँ पर एक सिद्धांत भी निकल के आता है कि परमाणु बम दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध रोकने में सफल रहा है। बोलिए क्या बात करते हो सर, बिल्कुल। इससे क्या डर रहता है सभी देशों कि यार मेरे पास परमाणु बम है और मैं अगले पे गिराऊंगा, अगले के पास भी है तो अगला मुझे भी छोड़ेगा नहीं। इसी कारण भारत आज ये जो पूरा दक्षिण एशिया या फिर मध्य एशिया का पूरा क्षेत्र है, तो ये आज चीन और पाकिस्तान इनका जो अलायंस बना हुआ है, और भारत यहाँ पर भारत की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है, और उसमें उसके बावजूद पाकिस्तान या चीन भारत में परमाणु बम का यूज नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि भारत के पास भी परमाणु बम है। यदि भारत के पास परमाणु बम नहीं होता तो भारत की हालत खराब होती। तो ये सारी चीजें हैं नियंत्रण और अपरोध का सिद्धांत के लिए। अपरोध, रोक और संतुलन, दोनों पक्षों के पास एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लगभग बराबर क्षमता। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध को तो नहीं होने दिया, लेकिन ये स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता को नहीं रोक सकी। दोस्तों युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन इससे क्या हो गया, इससे युद्ध जो आपस में टकरार थी वो तो बढ़ती गई थी दोस्तों। अब आगे बात दो ध्रुवीयता का आरंभ। एक सेकंड, क्या यार क्या कर रहा है तू। हाँ, तो इसके बाद में क्या हुआ, पूरा विश्व दो गुटों में बंट गया था। परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षा अगर छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली थी। दोस्तों इस दौरान जो छोटे राष्ट्र थे वो भी अमेरिका और यूएसएसआर के पक्ष में आ गए थे। उनके अपने अपने स्वार्थ थे और उनको लगा कि यार हम इनके साथ चले जाएंगे तो कम से कम कोई दूसरा देश अपने पे अटैक तो नहीं करेगा। और ये चीज़ें हुई भी, बहुत से छोटे देशों को फायदा भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ा फायदा हुआ था इन महाशक्तियों का। क्योंकि इन महाशक्तियों ने क्या किया, इन देशों पे कब्जा करके यहाँ पर जो संसाधन थे उनका भरपूर यूज किया, उनके जो सैन्य अड्डे थे उनका यूज किया, और एक दूसरे जो दल की निगरानी करने के लिए इन देशों का यूज किया था। और इन देशों को कुछ भी नहीं मिला। अब जैसे अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान शीत युद्ध के दौरान कभी अमेरिका की जोड़ी में रहा है, कभी यूएसआर की जोड़ी में रहा है, कभी चीन की जोड़ी में चला गया। तो क्या हुआ, जबकि भारत को यह पता था कि हमें अपना राष्ट्र का विकास करना है और हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, तो भारत की गुट निरपेक्ष नीति भी हम पढ़ेंगे। अब क्या हुआ, उस दौरान दो गठबंधन बने थे। एक तो पश्चिमी गठबंधन जिसको बोलते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये दोस्तों एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन था, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था ये दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। कहाँ हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं दोस्तों। कितने सदस्य हैं इसमें, जो नोट्स बनाए थे उस टाइम इसमें 31 ही लिखे हैं, वर्तमान में इसमें 32 सदस्य हैं दोस्तों। चल जाए यार क्या ऐसे। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं। प्रारंभ में 12 सदस्य देश थे, और इसमें दोस्तों अमेरिका महाद्वीप के, अमेरिका और कनाडा 2, इसके अलावा 29 सदस्य हैं वो यूरोप महाद्वीप के, और एक यूरेशिया, तुर्की है वो यूरेशिया महाद्वीप का देश है दोस्तों। इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं, इसमें 32 सदस्य हैं। एक मिनट है, मैं टेक्नोक्रेट नहीं हूं, इस वजह से बोर्ड को चलाने में मुझे थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धीरे धीरे ये चीजें सही हो जाएगी। वर्तमान में दोस्तों इसमें 32 सदस्य हैं, और जो नया सदस्य है
जो इसका नया सदस्य है वो है दोस्तों इसका 31वां सदस्य था वो फिनलैंड था दोस्तों। कौन सा था? फिनलैंड था, जो कि यूरोप महाद्वीप का है। और जो 32वां सदस्य है वो स्वीडन है। कौन सा है? स्वीडन है दोस्तों। और आपको पता होगा यूक्रेन को भी इसका सदस्य बनाने की बात चल रही थी, लेकिन यूक्रेन रूस के विरोध की वजह से नहीं बन पा रहा है और यूक्रेन को सदस्य बनाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी में है। इसके प्रथम महासचिव लॉर्ड स्मिथ थे दोस्तों, जो कि यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के थे। वर्तमान महासचिव हैं इसके ये हैं दोस्तों, वर्तमान महासचिव मार्क रूटे हैं। कौन है? मार्क रूटे। मार्क रूटे, ये मार्क रूट है, ये इसके वर्तमान महासचिव है। जीन स्टोलनबर्ग ये थे 2024 से पहले। अक्टूबर 2024 में मार्क रूट ने इसका क्या कर लिया? अध्यक्षता ग्रहण कर ली और ये इसके वर्तमान महासचिव है। तो ये जो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। वर्तमान सदस्य 32 है। 31वां सदस्य फिनलैंड है, 32वां सदस्य स्वीडन है दोस्तों। और यूक्रेन को भी इसका सदस्य बनाने की चर्चा चल रही है। प्रारंभ में इसके 12 सदस्य थे। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। महासचिव कौन? पहले महासचिव लॉर्ड स्मिथ थे। वर्तमान महासचिव मार्क रूटे हैं, जो कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 30वां सदस्य कौन है दोस्तों? नॉर्थ मैसिडोनिया था, 2020 में बना था। 31वां सदस्य फिनलैंड था और 32वां सदस्य है वो मैंने आपको बता दिया है, स्वीडन इसका 32वां सदस्य है और वर्तमान में 32 सदस्य हैं दोस्तों। इसकी जो बात करें, इसका जो सैन्य खर्च है ये बहुत ज़्यादा है, भारत की जीडीपी से बहुत ज़्यादा है दोस्तों। 1.4 ट्रिलियन डॉलर, 4 ट्रिलियन डॉलर तो इसका सैन्य खर्च है। और उसमें भी लगभग 600 ट्रिलियन डॉलर 600 बिलियन डॉलर 600 बिलियन डॉलर है वो अकेला अमेरिका देता है। तो आप सोच सकते हो ये गुट पे अभी हाल ही में जो अमेरिका के द्वारा यहाँ पर ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की ये जो चर्चाएं चली थी, उस दौरान नाटो के सदस्य सारे एक साथ खड़े हो गए थे कि अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता। तो उस दौरान अमेरिका ने एक बात कही थी, आपकी औकात ही क्या है मेरे बिना नाटो चलाने की? अगर अमेरिका नहीं रहेगा तो नाटो बिखर जाएगा। ये इस आधार पे बोल रहा था अमेरिका। इसकी जो टोटल जो सैन्य खर्च इतना है, उनमें 600 बिलियन डॉलर तो केवल क्या करता है अमेरिका, 50% से अधिक तो अमेरिका अकेला खर्च कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब इसके अलावा जो नाटो गठबंधन है, इस नाटो के अलावा और उस दौरान यूएसएसआर के नेतृत्व में भी एक गठबंधन बना था, जिसको क्या बोलते हैं? वार्सा पैक्ट बोलते हैं दोस्तों। कौन सा? वार्सा पैक्ट। ये मई 1955 में बना था और इसका अंत 1 जुलाई 1991 में हो गया। वार्सो उस टाइम पोलैंड की राजधानी थी, जो कि आज भी है दोस्तों। अब ये इसका अंत हो गया। उसके बाद में क्या बनाया यूएसआर के सदस्य देशों ने? इनके जो यूएसआर के सदस्य देश थे वो जो कि स्वतंत्र हो गए थे, उन्होंने वार्सा के खत्म होने के बाद में CIS बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये CIS बनाया, जिसमें वर्तमान में मेरे हिसाब से 9 सदस्य राष्ट्र हैं दोस्तों। उस टाइम 12 थे और वर्तमान में इनकी सदस्य संख्या घट के कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो ये आप ध्यान रखोगे कि पूरा विश्व है, उस टाइम जो पूरा विश्व था वो केवल और केवल गुटों में नहीं बना। USSR, नाटो, वार्सा, इधर आपका जो क्या, तो ये दोनों विचारधाराओं में, इधर पूंजीवाद और साम्यवाद, तो इन सब चीजों में क्या पूरा विश्व बंट गया था दोस्तों। तो अब आपको समझ में आया हुआ कि ये जो गठबंधन बने हुए थे नाटो और वार्सा किसका था? समाजवाद या साम्यवाद यूएसआर के नेतृत्व वाला गठबंधन था। और ये नाटो था, ये अमेरिका या पश्चिमी पूंजीवाद देशों का गठबंधन था। 1950 के दशक में साम्यवाद चीन की यूएसआर से अनबन हो गई। 1969 में इन देशों के बीच एक भूभाग को लेकर, आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हुआ था। तो इसके बारे में आपने देख लिया। इस नाटो के बारे में विशेष क्या है? उत्तरी अमेरिका के 2 देश हैं, यूएसए कनाडा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। यूरोपीय महाद्वीप के 29 देश हैं वर्तमान में, और यूरेशियन देश एक तुर्की भी है। और टोटल देश इसमें कितने हैं? 32 हैं दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा नाटो किस सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों? नाटो इस सिद्धांत पे काम करता है कि नाटो के किसी एक राष्ट्र पे कोई देश दूसरा देश आक्रमण करता है तो सब राष्ट्रों पे आक्रमण समझा जाएगा। इसीलिए जो ग्रीनलैंड पे अमेरिका आक्रमण करने की बात कर रहा था, तब नाटो के महासचिव ने एक बात कही थी कि यदि ग्रीनलैंड पे आक्रमण हुआ, इसका मतलब पूरे नाटो के सदस्य देशों पे आक्रमण हुआ और पूरे यूरोप के देश हैं वो अमेरिका के खिलाफ लड़ेंगे।
अब ये एक अलग बात है कि अमेरिका यूरोप के को एक आदत हो गई है पिछलू रहने की, तो अमेरिका के खिलाफ वो बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसी बातें उन्होंने कही थी। तो नाटो के किसी एक देश पर हमले का मतलब क्या होता है, पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। अब उस दौरान एशिया में अमेरिका ने भी गठबंधन का तरीका अपनाया था दोस्तों। अब एशिया में उस टाइम क्या तरीका अपनाया था, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक दोस्तों सीएटो बनाया था, एक सेंटो बनाया था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, जिसमें थाईलैंड वगैरह ये देश शामिल थे, फिलीपींस, थाईलैंड वगैरह देश शामिल थे। इसमें एक बनाया था इन्होंने सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनाया था, ये बगदाद पैक्ट के नाम से जाना जाता है, बगदाद पैक्ट, या फिर इसको मीटो भी बोलते हैं, मीटो। मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में इराक, पाकिस्तान वगैरह इधर वाले जो खाड़ी देश थे उनमें 5-6 देश इसमें शामिल थे दोस्तों। और ये फिर 1979 में बिखर गया था संगठन। सीएटो बनाया था, सीएटो का उद्देश्य था दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद का प्रसार रोकना। और ये जो सेंटो था, सेंटो का उद्देश्य था खाड़ी के देश हैं जो मिडिल ईस्ट है, इसमें यूएसएसआर का या फिर समाजवाद के प्रभाव को रोकना था। और दोस्तों एक बात और है, इस सीटो का ही बाद में एक सॉफ्ट रूप सामने आया था, आपको पता होगा, आसियान जो कि आज 10-11 देशों का समूह है, उस आसियान, ये सीएटो का क्या एक सॉफ्ट रूप है, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 1967 में संगठन बना था, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन बना था। ये अमेरिका शीत युद्ध के दौरान साम्यवाद या समाजवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा खेली गई एक रणनीति थी दोस्तों, इसी का एक ये हिस्सा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बाद में बात करते हैं कि आखिर इन महाशक्तियों को गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी थी। महाशक्तियां अपने आप में इतनी पावरफुल थी, तो फिर इनको गुट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी दोस्तों। तो सबसे पहले बात, महाशक्तियों अगर जो उनके कोई खेमे में देश आता है तो एक मनोवैज्ञानिक, दूसरे जो पक्ष है उस पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव आता है कि यार उनके पास इतने राष्ट्र उनके शामिल हो गए, उनकी विचारधारा बढ़ रही है, तो मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर करना। दूसरी बात, यदि कोई देश आता है तो महाशक्तियों से पावरफुल तो था ही नहीं, तो उनको जो संसाधन है उन पे भी वो इनडायरेक्ट रूप से कब्जा कर लेगी, अपनी एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज को भेज के कब्जा कर लेगी। और इसके अलावा देखो, छोटे देशों में महाशक्तियों के बड़े काम थे, और इसमें देखो क्या चीजें थी, महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज संसाधन है, इन पे कब्जा हो गया, भू क्षेत्र इनको मिल गया, महाशक्तियां अपने हथियार और सेना का संचालन यहाँ से कर सकती थी, यहाँ से इनको सैनिक ठिकाने मिल गए थे जहां महाशक्तियां एक दूसरे की क्या कर सकती थी, जासूसी कर सकती थी, और इनको आर्थिक मदद भी, सैन्य खर्च में भी क्या हेल्प मिलती थी दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं जिस वजह से क्या होता था यहाँ पर, इस वजह से महाशक्तियों ने छोटे छोटे देशों को अपने साथ रखा दोस्तों। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने जितने देशों के साथ गठबंधन किया, वहां पर परमानेंटली उनके सैन्य अड्डे हैं, उनका यूज कर रही है अमेरिका। आज दुनिया में कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जहां पर अमेरिका का सैन्य अड्डा नहीं है। अमेरिका की जो सैन्य पावर वो बहुत मजबूत है दोस्तों। इसी वजह से अमेरिका आज पूरे विश्व में, अमेरिका हेजेमनी का जो टॉपिक चलता था वो आज भी अमेरिका की हेजेमनी है दोस्तों। हालांकि ये धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही है, जैसे ट्रम्प जैसे तानाशाह टाइप के नेता आ गए हैं, इस वजह से सारी चीज़ें हो रही है दोस्तों। आगे शीत युद्ध के दायरे क्या थे। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। खूनी लड़ाइयां कब हुई, 1950 से लेकर 1953 तक। कोरिया प्रायद्वीप एक था और उसको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये दो बन गए थे, और ये शीत युद्ध के कारण ही क्या हुआ था, इनका ये टूट गए थे। इसके अलावा बर्लिन 1958 से लेकर 1989, ये 89 है दोस्तों, 1958 से लेकर 1989 बर्लिन की दीवार बनाई गई थी। लगभग 150 किलोमीटर दीवार थी, जो कि 9 नवंबर 1989 को पश्चिमी और पूर्वी बर्लिन के लोगों ने तोड़ दिया था कि अब हम विभाजन नहीं सहेंगे, और पूरी जर्मनी क्या हो गई, पुनः एक हो गई। ये तो केवल एक ही उदाहरण है जिसमें जर्मनी एक हो गई, और तो दुनिया के सारे देशों में जो शीत युद्ध के दौरान जो दूरियां आई थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही। एक कांगो संकट भी आया था। और इसके अलावा दोस्तों 1948 में आप अब देखते हैं भारत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का इश्यू भी है, ये शीत युद्ध की देन है, और शीत युद्ध की वजह से ये उलझ के रह गए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। इस दौरान आपस में बहुत से युद्ध लड़े थे। इवन फ्रांस में जो वियतनाम इश्यू था,
वहाँ पर फ्रांस का कब्जा था वियतनाम में, और फिर हो ची मिन्ह के नेतृत्व में फ्रांस के पैर उखड़ गए, तब अमेरिका ने यहाँ पर क्या किया, इंटरफेयर किया था। तो ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलती है। उसके अलावा आपने मिस्र पे देखा होगा, सवेज नहर के मामले को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पे भी क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो इस शीत युद्ध के दौरान ये घटनाएं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, और ये सारी चीज़ें हो सकता है अप्रोध और जो संतुलन बैलेंस, जो संतुलन वाली थ्योरी है, इस वजह से नहीं हुआ था। इसके अलावा कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि भी हुई थी। आपको पता है अफगानिस्तान में 1979 में यूएसएसआर का कब्जा हुआ, वहाँ से फिर 10 साल बाद 1989 में यूएसएसआर वहाँ से निकल गया, और उसके बाद में यहाँ पर कौन आ गया, यूएसए आ गया। यूएसए 1989 से लगातार कहाँ है, अमेरिका में। उसके बाद अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के सामने ये भी क्या, अमेरिका भी निकल गया, और अब यहाँ पर क्या है, तालिबान है। अफगानिस्तान जो कि 1979 में दोनों महाशक्तियों की लड़ाई की वजह से बर्बाद हुआ, वो आज तक संभल नहीं पाए दोस्तों, आज भी बर्बादी के कगार पे ही है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। वियतनाम को मैंने बताया हो ची मिन्ह के नेतृत्व में यहाँ क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, लड़ाई लड़ी, और फ्रांस और अमेरिका दोनों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था दोस्तों। इसके अलावा गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी संकट को कम करने के कहीं न कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के नेहरू जी थे, यूगोस्लाविया के जो टिटो थे, जमशेदजी थे, इन सब लोगों ने क्या किया था, इन्होंने एक अलग से अपना किसी भी महाशक्ति में शामिल नहीं होके, दोनों महाशक्तियों से निरपेक्ष रह के, किसी भी गुट से निरपेक्ष रह के अपने आर्थिक और सामाजिक विकास पे या राजनीतिक लोकतंत्र के विकास पे बल देने की बात कही, और इन्होंने अलग हो गए थे। ये सारी चीजें हम देखे थे। इसके अलावा देखो, नेहरू उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांगो संकट में यूएनओ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। उस टाइम ये जो महासचिव थे आपके कौन थे, बुतार्स घाली वगैरह थे, कौन थे मुझे याद नहीं है थोड़ा सा। शीत युद्ध के दौरान हथियारों के बड़े जखीरे से युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया था। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में दोनों पक्षों के बीच अस्त्र नियंत्रण के प्रयास भी हुए, जिसमें किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। दोस्तों आपको पता है 1963 में 1963, 68 और फिर आगे सारी ये जो संधियां भी हुई थी, जैसे आपके एनपीटी हो गई है, सीटीबीटी हो गई है, या फिर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन हो गए हैं, केमिकल वेपन कन्वेंशन हो गई है, साल्ट हो गई है, स्टार्ट हो गई है। ये विभिन्न प्रकार की संधियां भी हुई है ताकि ये हथियारों को कम करे या इनका नियंत्रण है वो बना रहे। तो ये एक पूरा एक छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बढ़ेगा, मैं ये संधियों के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं दो ध्रुवीयता से चुनौती, गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता ने किस प्रकार जो दो ध्रुवीय था उसको चुनौती दी थी, तो इस चीज़ों के बारे में हम बात बाद में करेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी एक इसका दूसरा पार्ट और बना दूंगा मैं। ये देखो, ये पूरा उस दौरान पूरा वो मैप है जो इस किताब में दिया हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा और आपको विस्तार से बता देता हूँ, रुको एक मिनट। उस दौरान का जो शीत युद्ध था, हाँ उस दौरान का जो शीत युद्ध था उसमें देखो, ये फिनलैंड, स्वीडन, ये देश तो कहीं थे ही नहीं दोस्तों, ये कहीं नहीं थे, ये किसी के साथ नहीं थे। लेकिन ये देखो आपके नॉर्वे है, ये एक सेकंड, हाँ इधर देखो, ये रेड कलर में दिख रहा है, ये कौन से है, ये ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ द वार्सा पैक्ट। ये 1955 में इससे किसके साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे। पोलैंड थे, चेकोस्लोवाकिया था, हंगरी था, रोमानिया था, बुल्गारिया था, ये सारे देश इस साइड में थे। इसके अलावा दोस्तों ये ईस्ट जर्मनी था, ये भी कहाँ था, ईस्ट जर्मनी भी कहाँ था, यूएसआर के साथ था। लेकिन उसके बाद में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गए। इसके अलावा नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, मोनाको है, ये एंड्रोवा, स्पेन, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम या फिर इटली है। ये सारे देश कहाँ थे, ये सारे देश उसका हिस्सा थे, जो दो नाटो था उसका हिस्सा थे दोस्तों। तो इसका एक दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे इसी चैप्टर का, जो पार्ट 2 है वो लेके आ जाऊंगा। तब तक आप इस क्लास को देखो और अच्छे से अध्ययन करो। साथ में दोस्तों ये जो किताब चलती है
एनसीईआरटी की जो किताब है इस किताब को भी आप पढ़ना, क्योंकि यहाँ पर मैं शॉर्ट रिवीजन तो करा दूंगा, लेकिन इस किताब को पढ़ने से आपकी एक अच्छी भूमिका बनेगी और आपको चीज़ें ठीक से समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप कर लेना। धन्यवाद।